आज हम इस खास पॉडकास्ट में बात करेंगे नेपाल के मौजूदा हालात पर और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा। बहुत-बहुत स्वागत है योगी जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो इस वक़्त वर्तमान स्थिति नेपाल में है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इस समय नेपाल में जो स्थिति है अत्यंत भयावह और चिंताजनक है। देश के नवयुवकों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, पर यह मुहिम जो है विनाश की ओर आगे बढ़ा। उन युवाओं की बहाने में, जेनजी के बहाने से कई अराजक तत्व इस प्रकार से घुस गए जिसके चलते देश के बहुमूल्य संपदाओं को नष्ट किया गया है और चारों ओर बड़ा भयावह स्थिति है। बिल्कुल हम जेन ज़ी की भी बात करेंगे लेकिन एक सवाल अभी सभी के मन में है अ, कि क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है? आशा हम यही करते हैं और हम सबको यहाँ से यही प्रयास है कि हिंदू राष्ट्र की ओर ही नेपाल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेपाल वह भूभाग है जहाँ से वैदिक सनातन का ध्वजा विश्व में फहराया है। और ये सनातन भूमि, ये सब जानते हैं, ऋषियों की भूमि, वेद उपनिषदों का भूमि है। और यहाँ के नदियों से जो स्वर निकल रहा है ये सब वेदों की ध्वनि है। जितने भी हमारे सनातन दर्शन शास्त्र है ये हिमालय से ही निश्रित हुए हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के जितने भी विभूतियाँ हैं हिमालय के क्षेत्र में ही निवास करते हैं। बड़े बड़े तीर्थ और धाम यदि कहीं है, मुक्तिनाथ तो नेपाल में ही है। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, माता पार्वती के जन्मभूमि और माता सीता के जन्मभूमि बराह क्षेत्र, ऐसे दिव्य दिव्य भूमि हैं। वर्तमान कल्प को श्वेत बराह कल्प कहा जाता है। इस श्वेत बराह कल्प का सृष्टि की आरंभ जो है नेपाल, पूर्वी नेपाल के सुनसरी जिला में जो बराह क्षेत्र है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस का अपने गुरुदेव से श्रवण किया, उस पावन भूमि, यह भूमि ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है, ज्ञान भूमि है, विश्ववारा संस्कृति का उद्गम भूमि। आज जिस अवस्था में पहुंचा हुआ है ये अत्यंत भयावह है, परंतु हम सब एक आशा लेके खड़े हुए हैं कि वैदिक सनातन राष्ट्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा सोच सकते हैं और उसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है। गुरुजी, इससे पहले हमने देखा था कि जब हिंदू राष्ट्र था 2008 तक, तो उसके बाद राजशाही का काफ़ी विरोध हुआ था। फिर से आंदोलन हुआ था। जी, ये आंदोलन 2007 साल विक्रम संवत से हम लोग ले सकते हैं, अर्थात 1960 से 1950 से नेपाल का जो आंदोलन है एक विचित्र मोड़ से आगे बढ़ते हुए आया है। और हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक उत्साह लोगों में 1960 से आगे बढ़ा और निराशा हुई 1990 में आकर। ये आंदोलन थमा नहीं, क्योंकि स्थायी गवर्नमेंट की स्थिति बना नहीं। पिछले भागों को हम देखते आते हैं तो न तो या तो राजा निरंकुश शासन के अंदर में रहा शुरू में, जब 1950 में जो राणा शासन का विचित्र काल था वो भारत की सहायता से अंत हुआ। उसके बाद जब 2000 विक्रम संवत 7 साल में नेपाल में प्रजातंत्र का आरंभ माना जाता है, इससे लोगों में एक लोकतांत्रिक उत्साह आ गया था। परंतु इसके तुरंत ही बाद 1960 में वो लोकतांत्रिक मर्यादा खत्म हो गई। फिर उसके बाद राजा का पंचायती शासन आरंभ हुआ, 30 साल तक ये चला। ये लोगों को पसंद नहीं रहा और 1990 में उस पंचायती व्यवस्था को भी ख़त्म करके जन आंदोलन के आगे बढ़ा और पुनः दोबारा फिर से संविधान बना। परंतु ये सारे मोड़ जो जितने प्रयास रहे हैं ये सब अहित कर ही रहा है और भारत का बार बार साथ और प्रयास इसमें मिलता रहा। छिमेकी होने के नाते भी भारत और नेपाल को अगर रिश्ते को कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नेपाल शीर्ष भाग है और शरीर भारत है, क्योंकि हिमालय ही इस धरती का मुकुट है, इस धरती का आधार स्तंभ है और हिमालय बिल्कुल से ही उद्भव गुरुजी, विकास। हमारा तो जो है श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, रोटी-बेटी का साथ है, साझा सांस्कृतिक विरासत हमें हमारी रही है, लंबा इतिहास भी है। तो ऐसे नाज़ुक समय में आप भारत से क्या उम्मीद करते हैं? हम बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, क्योंकि भले ही
राजनीतिक दृष्टि से ये दोनों देश अलग हों। नेपाल सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, मुगलों का भी यहाँ पर उस प्रकार का प्रभाव नहीं रहा और अंग्रेजों का भी उस प्रकार का प्रभाव नहीं रहा। भले ही भूभाग मुगलों ने व अंग्रेजों ने इसका संकीर्ण करते गए, परंतु हिमालय सदा ही भगवान पशुपतिनाथ और माता जानकी की कृपा से ये स्वतंत्र रहा, सार्वभौम स्वतंत्रता बना ही रहा। परंतु वर्तमान समय में आकर जो स्थिति हुई है ये बहुत ही चिंताजनक है। और भारत और नेपाल की संबंधों को देखा जाए तो देश छोटा और भूगोल से छोटा बड़ा है, मर्यादा के हिसाब से देखा जाए तो ये शरीर और शीर्ष के हिसाब से है। ये रोटी बेटी तक की संबंध नहीं है, क्योंकि विश्वभरा संस्कृति का उद्भव विकास ही हिमालय से हुआ है। इसीलिए दोनों एक सनातन राष्ट्र हैं। एक भाषा, संस्कार, संस्कृति से लेकर हिमालय ही वह क्षेत्र है जिसके प्रभाव से मौसम 2-2 महीने में परिवर्तन, ऋतु का परिवर्तन, इन सब बातों को देखकर अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान जो शब्द बना है, हिमालय और सिंधु के स से हिंदुस्तान बना, हिंद बना, तो ये एक ही अंग है। यदि भूगोल के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से देखा जाए, केवल राजनीतिक कारणों से ये अलग दो भिन्न देश हैं। ये कभी अलग होकर रह भी नहीं सकते और अलग होना भी नहीं चाहिए। यहाँ आपसी मतभेद, विरोध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के लिए नेपाल एक ऐसा अद्भुत कवच है। जी, जी, अपनी बात पूरी जी, कीजिए। भारत के लिए नेपाल एक ऐसा वज्र कवच है कि नेपाल को सदा मौजूद होने बने रहना जरूरी है। इसी प्रकार चीन के लिए भी नेपाल एक कवच है। दोनों देश के लिए, चीन और भारत दोनों के लिए नेपाल रसायन का काम कर रहा है। ये शांति की भूमि रहा है। गौतम बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पूर्व यहाँ से ही शांति का शंखनाद किया था। यहाँ से ही पतंजलि ऋषि का जन्म इसी भूमि में हुआ। योग का शंखनाद यहीं से पाशुपति योग भगवान पशुपतिनाथ ने यहाँ से आरंभ किया। शंकराचार्य दक्षिण में पैदा होते हैं और उत्तर पशुपतिनाथ में आकर उन्होंने धर्म ध्वजा को फहराया और दिग्विजय यात्रा आरंभ की। इस प्रकार से हम जब देखते हैं नेपाल को, तो विशाल देश भारत और विशाल देश चीन के मध्य में ये एक रसायन है। दोनों के बीच के प्रेम के संबंध है, रक्षा की संबंध है। इन सब भूमिकाओं से देखा जाए तो नेपाल की भूमिका भारत के प्रति, चीन के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण देश के अंदर में आज ये तीसरी नज़र लग गई है। ये नज़र जो है, हमें एक बात यहाँ कहना बहुत आवश्यक मैं समझता हूँ कि एक संत जगतगुरु के नाते से हम पिछले 20 वर्षों से हिमालय क्षेत्र में वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और जन चेतना, यहाँ के युवाओं को संस्कार, संस्कृति में संस्कार देने के कार्य हम दिन रात कर रहे हैं। और हम घर घर के भीतर भीतर प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति के मानसिक के अंदर जाकर हम देख रहे हैं कि भारत को देखने की दृष्टि, पश्चिमाओं को देखने की दृष्टि व उत्तर चीन को देखने की दृष्टि नेपालियों का कैसा है और नेपाल में किस किस का दृष्टि कैसा है। यदि आप हमारी दृष्टि से सुनना चाहेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने बात की दो मुल्कों की, भारत और नेपाल, जो कि हिंदू बहुल है। लगभग 80% आबादी इन दोनों मुल्कों में हिंदू है। यदि आप 30 वर्ष पहले की बात विषय या 18 वर्ष पहले की हम गणना को लेते हैं तो नेपाल 95% हिंदू का आबादी और 5% अन्य बौद्धिस्ट क्षेत्र मिलाकर रहा है। इस समय धर्मनिरपेक्ष होने के बाद मिशनरियों का प्रभाव इतना भयंकर हो चुका है कि नेपाल में एक ऐसी स्थिति है, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि के यहाँ उठाना चाहूँगा कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की निर्णय किया तो उस समय उन्हें एक ऐसा चौकी चाहिए था जो उदीयमान भारत और चीन के बीच में उन्हें निगरानी करने के लिए एक ऐसा भूमि चाहिए था जो सब प्रकार से योग्य हो। और वह भूमि उनके दृष्टि में नेपाल ही था, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री होने के कारण यहाँ मानव अधिकार का विषय जल्दी उठ सकता है और कई कारण हैं। परंतु नेपाल की संस्कार, संस्कृति वैदिक सनातनीय होने के कारण सत्य, ईमानदार, निष्ठा में नेपाली रहते आए हैं और ये अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे, ये अपनी संस्कृति से कभी पीछे नहीं हटे। और एंटी इंडियन नेपालियों को बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ी षड्यंत्र आज से 80 साल पहले से शुरू हो चुका। यहाँ विभिन्न INGO के माध्यम से गांव में साधारण पशुपालन, अन्न, अनाज के बीज और शौचालय, पीने का पानी
सरसफाई का, स्वास्थ्य का विषय, ये सब छोटे-छोटे एनजीओ के माध्यम से ये पसीमा जो हैं, आप इसमें पसीमाओं से आप अपने से समझ सकते हैं, हमसे उच्चारण मत करवाइए कि पसीमाओं की दृष्टि इस प्रकार से रहा कि नेपाल की धर्म संस्कार संस्कृति को पतन किया जाए, संस्कार पतन होकर भीतर गृहयुद्ध बनाया जाए और धीरे-धीरे इनकी मानसिकता ये रहा कि इन्हें भारत से सांस्कृतिक धार्मिक रूप से धीरे से अलग करते जाएं, ताकि भारत से नेपाल का संबंध खटास बने और इनकी संबंध अच्छा ना हो, अभावग्रस्त नेपाल हो, अभावग्रस्त नेपाल को ह्यूमन राइट के जरिए यहाँ जी। घुसकर ये इसे अपनी चौकी बनाएं। ये पश्चिमाओं की मनसूबा आज से नहीं है, हम शताब्दी से समझ सकते हैं। उसी के तहत आज आप देखेंगे तो आपको यदि आपको आप क्या लग रहा है? आपने बताया काफ़ी सारी समानताएँ हैं, आपने इतिहास का ज़िक्र किया कि किस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं, कैसे जो है साज़िश होती रही है। आपको क्या लगता है गुरुजी, क्योंकि आप नेपाल में ही मौजूद हैं, बारीकी से वहाँ के हालात को देख रहे हैं, कि कब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्योंकि जो जेनज़ी का प्रस्ताव भी था उसमें हिंदू राष्ट्र की बात कही गई। मेरा पृष्ठभूमि उठाने की कारण आज के दिन को लेकर है। मैं थोड़ा इसको 2 शब्द में पूरा करते हुए वर्तमान स्थिति को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार से नेपाल में 1 लाख से अधिक एनजीओ, आईएनजीओ विदेश का यहाँ काम कर रहा है। एक्टिवली आज अब 20,000 से ज़्यादा एनजीओ एक्टिव हैं। इनकी रात दिन की एक ही कार्य है कि बंधु-बंधु में फूट डालना, पति-पत्नी के बीच में फूट डालना, स्त्री अधिकार को बहाना, बाल अधिकार की बहाना, इन सब बातों से एक आपस में भिड़ाना, जातीय विभेद उत्पन्न करना और गुटिज़्म में छोटे-छोटे गुटों में लोगों को बँटवाना और इन सब के अंदर में छिमेकी यानी पड़ोसी के प्रति नकारात्मक भाव उदय होना। इन सब बातों को लेकर अभी तक में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इनके दिमाग में एक प्रकार की विपरीत भावना, विपरीत संस्कार भर दिया गया है कि ये हिंदू जो हैं ये गलत हैं, हिंदुइज़्म ही नेपाल को विकसित होने नहीं दे रहा है। ऐसा नवयुवकों के दिमाग में एक समूह तक भरने की कार्य में ये सफल ठीक हो है। चुके हैं। दूसरे, भारत नेपाल की विकास की बाधक है। ये भी इस प्रकार का यहाँ के कुछ एक वर्ग में भरने में ये सफल हो चुके हैं और उसी के परिणाम आज जो 8 तारीख और 9 तारीख के जो 2 दिन में जेएनयू के जरिए जो घटना घटा और पहला दिन की जो गतिविधि थी, हम उसको नज़दीक से देख रहे हैं कि जब यहाँ की जो सार्वजनिक संजाल फेसबुक आदि को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया, तो युवाओं में एक आक्रोश बढ़ा कि ये हमारी स्वतंत्रता को ये क्यों हनन कर रहे हैं। तो 3-4 दिन के अंदर में बच्चों में एक अपनी मांग को लेकर रोड में उतरने की निश्चय हुआ और ये रोड में 2 विषय को लेकर निकले, एक तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लेके और एक इनकी जो फेसबुक आदि संजाल हैं उन्हें स्वतंत्र चाहिए। और एकाएक जब देखा गया कि यही मौका है कि युवाओं को भड़काने की, क्योंकि जो इंटरनेट के जरिए, इन सब ऐप के जरिए जिन किस्म से एक ग्रुप बनते जा रहा था, शुरू में जो ग्रुप बना यहाँ गेम के हिसाब से बना, गेम खेलने के हिसाब से, फिर मनोरंजन के अलग अलग तरह से ग्रुप बनते गए और सब उसमें टिकटॉक में इस प्रकार से जुड़ते गए कि हमें ये डर पहले से लग रहा था कि कहीं इन जत्थाओं को कहीं गलत यूज न हो जाए और बस बहाना उस ठीक है, दिन का ठीक मिल है। गया। आपने बात की गुरुजी की, क्योंकि किस तरीके से ये जो है चिंगारी भड़की है और वहाँ पर जो है सत्ता ही पलट गई। लेकिन इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं कि अब जो अंतरिम सरकार होगी उसका मुखिया कौन होगा? सुशीला कार्की का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। उनको आप कैसे देखते हैं? जी, इस समय एक विदुषी महिला हैं और नेपाल के सर्वोच्च के प्रमुख न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं और विदुषी होने के नाते और उमेर के हिसाब से एक परिपक्व हैं और मातृसत्ता हैं। हमें आशा है कि यदि उनके नाम पारित होता है, वो आगे आती हैं, तो अवश्य ही नेपाल के हित में काम करने में सक्षम होगी, ऐसा आशा हम लोग कर सकते हैं। विचारधारा उनकी हिंदू हैं, वो जात से क्षेत्रीय हैं, इस हिसाब से भी हम लोग आशा रख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी हम मेरा देख रहे हैं कि निवेदन जेन ज़ी जो कि जी, बताइए आप। जी, मेरा निवेदन क्या ये है जी। कि वर्तमान स्थिति में नेपाल ये शांति भूमि, वैदिक सनातन भूमि है, इसकी सनातन अस्मिता बने रहने चाहिए।
और भारत से हम यहाँ अपेक्षा रखते हैं कि नेपाल की इंफ्रास्ट्रक्चर की, शिक्षा की क्षेत्र में उस प्रकार से सहायता मिले जिससे कि इन्हें जी। बाहर के लोग प्रभावित न कर सके। और वर्तमान आज और काल में ये 2-3 दिन की जो विकट समय हैं, जहाँ युवा आपस में ही गुटीजम होके लड़ रहे हैं और ये निर्णय दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे में विदेशी का मतलब पश्चिमी या उत्तरी हस्तक्षेप न हो जाए, जिससे कि नेपाल की अपनी अस्मिता पर खलल न हो जाए, ये हमें सबसे ज़्यादा चिंता है। बिल्कुल, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है गुरुजी, और हमने देखा कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर है, और लोग यहाँ से, क्योंकि हमारी सीमा भी यहाँ पर कई राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। ऐसे में साथ जो है, चाहे हम बात करें इतिहास की, बहुत लंबा रहा है, चाहे हम सांस्कृतिक विरासत की बात करें, वो भी साझी रही है। तो आप ये जी। बताइए गुरुजी कि जी, इस पर कैसे जो है अब परिस्थितियां सामान्य होंगी, क्योंकि हमने देखा कि जो युवा है, जिन्होंने, अगर हम कुछ समय पहले देखें तो एप्स को जो है बंद किया गया था, जिसको लेकर के युवाओं में काफी गुस्सा था, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया के दौर में पली बड़ी है। उसके बाद जी। हमने देखा कि नेपो किड्स जो है वो ट्रेंड करने लगा, कि कैसे जो नेताओं के बेटे हैं या बच्चे हैं, वो आरामदायक जिंदगी जीते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कई सारे वीडियो सामने आए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जी। ये और इन इन युवाओं की जो एक पवित्र भावना है, उसके ऊपर इन्होंने जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर नेपाल था और यहाँ जो नुकसान हुआ है, हम इसको घोर भर्त्सना करते हैं, क्योंकि मांग रखना, आवाज़ उठाना, ये सबका अधिकार की बातें हैं और ये उचित था। परंतु जिस प्रकार से ध्वंस मचाई गई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री भवन से लेकर इन सब क्षेत्रों को, और प्राइवेट सेक्टर में जो हजारों लोगों को रोजगार देने वाले कंपनियों को, संस्थाओं को जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, ये ऐसा अपूरणीय क्षति है कि इसको पूर्ति करने में वर्षों लग जाएगा। ये बहुत बड़ी नुकसान, इसको हम घोर भर्त्सना करते हैं और हम आपके माध्यम से भारत अथवा नेपाल सभी क्षेत्र के युवाओं से अनुरोध करते हैं कि जहां आप अपनी मांग रखें, ये उचित है, परंतु ये ध्यान में रखना जरूरी है कि सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे, किसी जान का, किसी का जीवन का नुकसान न पहुंचे, ये ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। यहाँ बिल्कुल, नुकसान जीएनसी के काफ़ी हुआ है। मेरे को लगता है गुरुजी कि सालों सालों लग जाएँगे फिर से चीज़ों को बनाने में। कई बड़े-बड़े होटल्स को जिस तरीके से वहाँ पर संसद को फूँक दिया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई, मतलब जल रहा था नेपाल, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन जेन ज़ी हम को लोग। इतना गुस्सा जो जी। आया, अभी हम देख रहे हैं कि गुटबाज़ी सामने आ रही है, एकमत नहीं है किसी को लेकर के भी। यही सबसे बड़ी चिंता की विषय है। जहाँ विशुद्ध रूप से जेनजी आगे बढ़ रहे थे केवल भ्रष्टाचार को लेकर, वहाँ तक ठीक था, पर इनके आवरण में जो दूसरे आपराधिक तत्वों, जिन्होंने इन्होंने नेपाल के संप्रभुता के ऊपर उन अद्भुत दुर्घटनाओं का निमंत्रण दिया, जो नुकसान किया है, ये अक्षम्य है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लूटपाट अभी दिन रात चल रहा है, ये अक्षम्य है। और हम नेपाल के सभी युवाओं से अनुरोध करेंगे, जो जेनजी हैं, ये विशुद्ध रूप से आगे आएं और उन लोगों से भी सावधान रहें, ताकि विशुद्ध रूप से अब जो नुकसान होना था सो हो गया, आगे नेपाल में शांति बहाल हो। इसके लिए मैं भारत सरकार से, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि हमें स्मरण है जब पहले बार नरेंद्र मोदी ही भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो नेपाल को उन्होंने प्राथमिकता दिया, और जैसे ही नेपाल आप आए तो लोगों को ऐसा आशा आया जागा कि मानो भगवान पशुपतिनाथ ही मोदी जी के रूप में आए हों। पूरे नेपाल में दीपावली मनाया गया, पूरे दीपावली उत्सव हुआ, और उन्होंने पार्लियामेंट में, नेपाल के पार्लियामेंट जो उनकी संबोधन था, वास्तव में वो एक श्रव्य योग्य था। उन्होंने तब कहा था कि ऋषि मन से संविधान बनाए और भारत पूरी तरह से साथ है। परंतु नेपाल यहाँ कहीं न कहीं पश्चिमाओं के चक्कर के कारण, और नेपाल में मोदी की और भारत नेपाल की जो गहरा संबंध, एक जो नया रूप से उभर के आ रहा था, क्योंकि मोदी से पहले की जो भारत की
शासक रहे हैं, जो कोई भी जितने भी रहे हैं, उनकी दृष्टि उतनी उचित नहीं मानी जाती है जितनी मोदी जी का रहा है। और मोदी बिल्कुल, जी ने काफ़ी उम्मीदें हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है और गुरुजी बहुत समय-समय ज़्यादा पर उम्मीद भारत था, की मदद की भी उन्होंने की है, बहुत धार्मिक ज़्यादा पर्यटन को जी, मदद नेपाल की मोदी भारत ने जी ने की भी कई है इससे क्षेत्रों से पहले भी। हमें मदद किया है, हम जी, जी, उनको जी। बड़े तो आभार अब प्रकट ये करते हैं, और यही उन्होंने उम्मीद क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिस तरीके से हमारे श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं, बहुत आस्था है और हमने देखा कि जो सबसे चाहे महत्वपूर्ण बौद्ध आबादी हो, चाहे जी, हिंदू आबादी हो, कभी टकराव देखने को नहीं मिला उसमें। ये जी, एक और मेरा बिल्कुल। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि और अभी सेना सबसे ने सबसे मोर्चा सँभाला महत्वपूर्ण हुआ है। विषय हुँ, नेपाल को समृद्धि, नेपाल की संरक्षण, नेपाल की विकास के लिए मोदी जी ने एक और रास्ता जो धार्मिक पर्यटन का, स्वयं मुक्तिनाथ यात्रा आप पधारे, स्वयं पशुपतिनाथ पधारे, स्वयं जनकपुर आप पधारे, बराहा क्षेत्र पूर्व में विराटनगर के पास है, वहाँ भी पधारने वाले थे। इन तीर्थों पर आपका आगमन से धार्मिक पर्यटन के माध्यम नेपाल में बढ़ गया था। जी, क्योंकि भारत में 118 से 20 करोड़ हिंदू हैं और उन सब के लिए वैदिक तीर्थ 100 से अधिक तीर्थ धाम जहाँ जाकर मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे दिव्य धाम नेपाल में हैं। तो यदि साल के 10% भी तीर्थयात्री भारत से नेपाल आते हैं तो नेपाल को आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा मदद पहुंचेगा, बिल्कुल क्योंकि सांस्कृतिक आर्थिक भी सांस्कृतिक हम बात कर रहे हैं और जो अभी तो वहां की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, लेकिन बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल जो है नेपाल में हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर यात्री जाते हैं, बहुत महत्व है उनका। आप ये बताइए कि सेना ने अभी मोर्चा संभाला हुआ है क्योंकि अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंची, तो क्या ऐसा है कि अब कई नामों की हालांकि चर्चा चल रही है कि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा कि सेना के कंट्रोल में ही रहेगी पावर, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, जो हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन आप तो बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, आपको क्या नज़र आता है नेपाल का भविष्य? इसीलिए आज आपसे वार्ता करने का भी मेरा यही लक्ष्य था कि मैं मेरे आवाज़ यहाँ से अपने पड़ोसी मुल्क भारत के बुद्धिजीवियों तक भी पहुँचा सके ताकि ये सजग हों, दूसरे तीसरे शक्ति यहाँ खेल न खेलें, यहाँ के मिलिट्री के ऊपर भी खेल न खेलें क्योंकि खेल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ के युवाओं को हाईजैक इनको पता ही नहीं ये कब हाईजैक हो गए हैं। मेरा मानना है कि ये हाईजैक हो चुके हैं और इनमें गुटिज़्म इसी प्रकार मतलब से आ रहा है जिससे कि भटकाव हो गया है, जो आप कह रहे हैं बहुत कि ज़्यादा, तीसरी बहुत ताकत है जो भयंकर रूप से हो चुका है। तो क्या ये जो तीसरी ताकत का आप ज़िक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गुटबाज़ी देखने को मिल रही है, जो भटकाव है, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की दिशा में बाधा है? हिंदू राष्ट्र की दिशा में एक समुदाय हमारे जितने भी जंजी हैं ये भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं। अब अभी पिछले चरण में राजा की जो खानदान है अभी भूतपूर्व राजा वीर विक्रम ज्ञानेंद्र देव शाह जी विराजमान है और उनके नाती जो अभी जैनजी यंग का हैं और बड़े ही मधुर भाषी योग्य बालक हैं, उनके नेपाल में आने पर उत्सव मनाया गया और राजा जहाँ भी जाते हैं तो राजा आओ देश बचाओ का नारा लगता है। तो इस हिसाब से जनताओं में इस समय संवैधानिक राजतंत्र की अपेक्षा है। संवैधानिक राजतंत्र के व्यवस्था की अधिकांश नेपाल में इच्छाएं की जाती है की जा रही है और वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू हृदय सम्राट होना भी जरूरी है। राजा एक गार्जियंस के रूप में देश में गार्जियंस की अति आवश्यक क्योंकि नेपाल एक तो छोटा देश है, दूसरी प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यताओं से ये इतनी शिक्षित नहीं है कि ये अपने दम पर अपनी समाज को बना सके क्योंकि हम ये देख चुके हैं 2007 साल से लेकर अभी तक ये 7 दशकों में हम लोगों ने देख लिया कि ऐसी स्थिति में एक संवैधानिक संरक्षक राजा को होना अत्यंत जरूरी है और प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री को कैबिनेट संभालना जरूरी है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर हो तो ये इस प्रकार की जो बार बार 2-2 महीने 4-4 महीने की सरकार बनना गिरना और अपनी अपनी स्वार्थ से बिल्कुल, दौड़ सबसे लगाना ये ज़्यादा बंद जो हो है जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें इतिहास को खंगाले हैं, तो सत्ता जो परिवर्तन वहाँ पर हुए हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे गुरुजी कि जो मौजूदा जी। परिप्रेक्ष्य है, जो मौजूदा स्थिति है, किसी भजन के माध्यम से, किसी श्लोक के माध्यम से आप बताना चाहें, दर्शकों तक पहुँचाएँ उस आवाज़ को? मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा प्रथमतः हमारे भारत के सभी संत महापुरुष से निवेदन करना चाहूँगा, बुद्धिजीवियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हम जानते हैं कि नेपाल भारत के हमारे संतों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से नेपाल के भी धार्मिक क्षेत्र के
से लेकर सभी बुद्धिजीवी और राजनीतिक लोग भी जानते हैं कि भारत और नेपाल ये अभिन्न अंग हैं। तो इनमें आत्मीयता इतना गहराई से बना रहे कि नेपाल को अब यहाँ से उठाने के लिए, जो आज तक की नुकसान नेपाल में हो चुके हैं, इसको उठाने के लिए सर्वप्रथम यहाँ की धार्मिक तीर्थ यात्रा पर्यटन में विशेष संतों की ध्यान आकर्षण हो और जितने भी हिंदू हैं नेपाल की तीर्थ यात्रा करें। इससे दोनों लाभ, दोनों देशों की सांस्कृतिक आत्मीयता संबंध गहरा होता जाएगा और नेपाल को भी धार्मिक पर्यटन के द्वारा अपनत्व और आर्थिक सहायता मिलता जाएगा। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूँगा सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने जो एक दृष्टि नेपाल के लिए रखा था, अब यहाँ की कोई भी कमी रही हो पहले की, उसको आप भुलाकर नेपाल को अपने स्वरूप पर लेने के लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सांस्कृतिक धार्मिक संरक्षण के लिए आपकी हम लोग अपेक्षा करते हैं। और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। और जगत जननी जानकी माता के पावन भूमि और शालिग्राम भगवान के प्राकट्य भूमि होने के नाते वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम कैशोर सौरभ समारित योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। मैं भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ और काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। बिना पशुपतिनाथ के काशी विश्वनाथ और केदारनाथ पूर्ण नहीं होते हैं, बिना मुक्तिनाथ के बद्रीनाथ पूर्ण नहीं होते हैं, बिना बद्रीनाथ के मुक्तिनाथ पूर्ण नहीं होते हैं, बिना जनकपुर के अयोध्या पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार हम एक बनकर एक दोनों को संप्रदाय को संरक्षण करते हुए आगे बढ़ें और इसके लिए आप सबके साथ मिले, यही हम नम्र निवेदन करते हैं। और नेपाल के युवाओं से विशेष अनुरोध करते हैं कि आप संयम बरतें और जेनजी के नाम से जो दूसरे अराजक तत्व घुस रहे हैं, गुटिज्म होकर, इससे सावधान रहें और बुद्धिजीवी व्यक्तियों से सलाह लेकर, संत महात्माओं से सलाह लेकर नेपाल की आगे की संविधान की व्यवस्था हो, ये अनुरोध करते हैं। ठीक है, ठीक है। गुरुजी आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम बातें हमसे की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने नेपाल और भारत दोनों देश में मेरे आवाज़ को, एक जगतगुरु संत की आवाज़ को पहुँचाने की प्रयास की, क्योंकि मैं वर्षों से दोनों देश के बीच में सांस्कृतिक आत्मिक संबंध को जोड़ते हुए संस्कार जागरण अभियान में लगा हूँ। और यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को खतरा बना, वो खतरा यहाँ कल के ना आए, ऐसा भी स्थिति नहीं है। इसीलिए इस पर भी ध्यान रहे। इन्हीं अनुरोध के साथ आप सबको धन्यवाद। बहुत-बहुत बहन जी आपको धन्यवाद। धन्यवाद।